नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी CHSL की टफेस्ट शिफ्ट में से एक शिफ्ट का। 13 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट इससे थोड़ी ज़्यादा टफ थी, स्लाइटली हम कह सकते हैं एवरेज स्कोर 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा उसका, और इसका थोड़ा सा कम है। बाकी ये टफेस्ट शिफ्ट है। अभी तक मैं 8वीं या 9वीं शिफ्ट करवा रहा हूँ, अभी तक जितनी मैंने सॉल्व करी उसमें टफेस्ट है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं मेंस वालों को कहूँगा 15 मिनट में ट्राई करो। 15 मिनट में प्रोवाइडेड कि आपको क्या करना है। मैं ये कह रहा हूँ 15 मिनट में ट्राई करने का, इस वजह से कह रहा हूँ कि आप कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है, कौन से क्वेश्चन को 15 मिनट में। देखो, टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं 15 मिनट में कह रहा हूँ, बाकी ये 15 मिनट में नहीं होगा मुझे पता है अच्छे से, लेकिन टाइम मैंने 15 मिनट में मैक्सिमम कितने क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपके पास 15 मिनट लास्ट के बचे हों और आपको ऐसे 25 क्वेश्चन हो तो आप कितने मैक्सिमम कर सकते हो वो करेंगे। ठीक है, DI मैं बता दे रहा हूँ स्लाइटली इजी है। 3-4 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, मतलब मेंस से जो 18 का मेंस हुआ था उससे ऊपर लेवल के हैं, और 17 मेंस के लेवल के हैं। ठीक है, या उससे थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, और बाकी क्वेश्चंस मॉडरेट हैं। कुछ 1-2-3 क्वेश्चन हैं जो इजी हैं। ठीक है, तो मैं एनालिसिस करे दे रहा हूँ कि इस तरह से पेपर है आपका। इस शिफ्ट के सोल्यूशन पे मुझे मिनिमम 1 घंटे के अंदर 100 लाइक, जितने लोग देखेंगे उतने लाइक चाहिए। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लो, सारी शिफ्ट का सोल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद हम टॉपिक वाइज सोल्यूशन करेंगे। DI की कंपाइल्ड वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, सारे शिफ्ट के 180 DI मिला के। ठीक है, मेन से पहले बना दूंगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपका कोई पर्सनल डाउट है तो इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, यहाँ पे दिख भी रहा होगा नीचे आपको, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, जो भी करना है। ठीक है, और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े, मैं वहाँ पे आपको अपडेट देता रहता हूँ, ये शिफ्ट कर लो वो शिफ्ट कर लो, और कुछ भी PDF होता है तो वहाँ पे शेयर करता हूँ, तो उससे भी ज़रूर जुड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, कहा गया इफ़, 1 मिनट वेट करिए, कहा गया इफ़ 3 to the power a plus 3 multiplied by 4 to the power a plus 6 multiplied by 25 to the power a plus 1 divided by 27 to the power a minus 1 into 8 power a minus 2 into 125 power 1 a plus 4 is equal to 4 by 15 power 26। तो आपसे वैल्यू पूछी गई है a plus 9 की, उसका रूट की। ठीक है, अब देखो, इसको करने जाओगे हो सकता है आपको टाइम लग जाए, लेकिन मैं क्या कहूँगा कि आपको इसको कम समय में करना हो तो कैसे करोगे। आपको दिख रहा होगा कि ऊपर केवल 2 है, नीचे 2 है नहीं, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ऊपर 2 के पावर में कुछ दिख रहा है और नीचे 2 की पावर, तो 2 की पावर को इवेल्युएट कर लो। तो आप यहाँ पे देखेंगे हम 4 के पावर a plus 6 को लिख सकते हैं, 2 के पावर 2a plus 12 लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई, यहाँ पे डिवाइडेड बाई का साइन लगाइएगा। 8 के पावर a minus 2 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3a minus 6, 3a minus 6, और इधर 2 की पावर में कितना दिया गया है, 2 की पावर में 2 दिया गया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बस खत्म हो गया प्रश्न। यानी आपका हो गया 2 to the पावर, आपको पता होगा अगर डिवाइड होता है तो उसमें घातें घटती हैं, यानी 2 to the पावर 2a plus 12। अगर इसको 2 to the पावर 3a minus 6 से भाग करेंगे तो इसमें घातें घट जाएंगी, यानी 2a plus 12 में से 3a minus 6 घटेगा, तो 2a plus 12 माइनस 3a plus 6, यानी कि हो जाएगा 18 माइनस a इज इक्वल टू 2 पावर 2। ठीक है, 2 पावर 18 माइनस a इज इक्वल टू 2 पावर 2, या आप पावर को, आपको पता होगा a पावर b इज इक्वल टू a पावर c, तो b बराबर c होता है, यानी आप कह सकते हैं यहाँ से 18 माइनस a इज इक्वल टू 2, यानी a इज इक्वल टू आ जाएगा 18 माइनस 2 यानी 16। a की वैल्यू 16 आ गई, आपसे पूछा गया था अंडर रूट में a प्लस 9 यानी अंडर रूट में 25, यानी इसकी वैल्यू 5 हो गई। अब वो ऐसे आपके दिमाग में हो सकता था कि सर 3 को क्यों नहीं सॉल्व करा, क्योंकि आपको पता है कि 4 कब बनेगा, जब 2 की पावर में हम जाएंगे, और 2 की पावर में जाने के बाद ये इजीएस्ट मेथड होगी जिससे हम क्वेश्चन को सबसे कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सेम क्वेश्चन मेंस में आएगा, लेकिन कैलकुलेशन इससे ज़्यादा नहीं आ सकता, और कैलकुलेशन से बचना है तो आपको ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, और अगर अभी तक आपने मॉक वगैरह दिए होंगे तो आपको ऑब्जर्वेशन काफ़ी होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न देखिएगा, ये मेंस में भी पूछा गया प्रश्न है, और शायद प्री में भी कभी पूछा गया, मुझे जैसा कि याद आ रहा है। कहा गया इसकी वैल्यू निकालनी, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। देखिएगा, आप इसको ऐसे लिखे रहने दीजिए, और माइनस में इस पार्ट को सॉल्व करिए, क्योंकि आप फ्रैक्शन में गुणा करने जाएंगे तो कठिन बनेगा। आप क्या करिए, 23/√2 + √3 + √6 को सॉल्व करिए, तो इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए। रेशनलाइजेशन कुछ इस तरीके से करिए कि 23/√2 + √3 + √6, इसमें गुणा कर दीजिए √2 + √3 - √6 से, √2 + √3
माइनस रूट 6 से, ठीक है। 3 क्यों नहीं बन रहा भाई साहब, 3 माइनस रूट 6 से, ठीक है। ऊपर गुणा होगा क्योंकि नीचे हमने किया है, तो ये हो जाएगा रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 6। अब आपको पता होगा नीचे a प्लस बी a माइनस बी क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आपका बन जाएगा 23 टाइम्स ऑफ रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 6 डिवाइडेड बाई ये रूट 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, a मतलब रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी 2 प्लस बी स्क्वायर 3, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2ab 2 रूट 6 हो जाएगा, और माइनस रूट 6 इंटू रूट 6 यानी कि माइनस 6। यानी आपका बन गया, अंश को ऐसे हम अंश को न्यूमेरेटर लिखते हैं, यानी ये बन गया n बाई 5 प्लस 2 रूट 6 माइनस 6 यानी 2 रूट 6 माइनस 1, ठीक है। अब 2 रूट 6 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, 2 रूट 6 प्लस 1 ऊपर, 2 रूट 6 प्लस 1 नीचे, ठीक है। ये गुणा करने के बाद आपका क्या बनेगा, कलर चेंज कर दे रहा हूँ, यानी आपका बनेगा न्यूमेरेटर, न्यूमेरेटर लिख दीजिए, यानी न्यूमेरेटर यही है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 23 टाइम्स ऑफ रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 6 इंटू 2 रूट 6 प्लस 1 अपॉन नीचे क्या बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 6 24 में से 1 घटेगा 23, ये कट गया। यानी इसको ओवरऑल सॉल्व करने के बाद आपका आया रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 6 इंटू 2 रूट 6 प्लस 1। अब इसको आप खत्म कर दीजिए, मिटा दीजिए, ठीक है। तो चलो ये मिटा देते हैं। अब हमारे पास बचा है ये टर्म को सॉल्व करने के बाद आपको ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है ये बचा है, और अब आपका अगला टर्म बचा हुआ है, मतलब आगे वाला टर्म बचा हुआ है, ठीक है। बस खत्म हो गया प्रश्न, अब इसमें कुछ है ही नहीं। अच्छा, ये मैं कहता हूँ, कई बार आप लोग बुरा मान जाते हो कि इस क्वेश्चन में आप कुछ नहीं है, तो ये कहने का बस एक वजह होती है कि सॉल्व करने के बाद जब क्वेश्चन छोटा सा बचता है तो ये कहने से थोड़ी सी संतुष्टि मिलती है, इस वजह से कह देता हूँ। अब आपको पता है इसका गुणा करना ही पड़ेगा, तो इसका गुणा भी कर लीजिए। इसका गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, अभी इसी टर्म को सॉल्व कर रहे हैं, रूट 2 का 2 रूट 6 में गुणा, तो ये 2 रूट 12 बन जाएगा, 2 रूट 12 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 रूट 6 यानी 2 रूट 18, ठीक है। रूट 3 इंटू 1 यानी प्लस रूट 3 माइनस रूट 6 इंटू 2 रूट 6 यानी माइनस 12, और ये आपका बनेगा कितना, प्लस माइनस रूट 6 इंटू 1 यानी माइनस रूट 6, ठीक है। यानी इसको सॉल्व करने के बाद आपका बनेगा 2 रूट 12 का मतलब हो गया 4 रूट 3, 2 बाहर आ जाएगा, 4 रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस ये 6 रूट 2 हो जाएगा, 9 बाहर आ जाएगा, मतलब 9 का वर्गमूल 3 बाहर आ जाएगा, प्लस रूट 3 माइनस 12 माइनस रूट 6, ठीक है। इसको घटाना है इतने में से। अब अगर आप घटाने जाओगे, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, यानी ये आपका हो गया 4 रूट 3 प्लस रूट 3, ये 5 रूट 3 बच रहा है, ठीक है। माइनस रूट 6 बच रहा है, और प्लस रूट 2 प्लस 6 रूट 2 यानी कि प्लस 7 रूट 2 बच रहा है, और माइनस 12 यानी ये माइनस 12 बच रहा है, ठीक है। अब अगर इसमें से इसको घटाओगे तो आपको पता है माइनस लगा हुआ है, यानी इतना ही टर्म ये लिखा हुआ, पहले आगे वाले टर्म को लिख देते हैं जो हम छोड़ के चल रहे थे, 5 रूट 3 प्लस 7 रूट 2 माइनस रूट 6 को, इसमें से इसको घटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा ये वाला टर्म, और ये वाला प्लस हो जाएगा, आपका ये टर्म पूरा कट गया, आंसर 12 आ गया, ठीक है। अब इतना समझाने में मुझे इतना समय लगा, अदरवाइज अगर आपको करना होता तो ये 1 से 1.25 मिनट का प्रश्न था, ठीक है। सबसे गजब का प्रश्न ये है, इसको समझने में आपको ध्यान से समझना है और बाकी करने में बड़ा आसान होगा। कहा गया ये मैन टेक्स अ लोन ऑफ सम अमाउंट एट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ लोन लेता है कुछ दर पे। आफ्टर 3 years द लोन अमाउंट इज डबल्ड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिक्रीज बाई 2%, यानी कि अगर x लोन लिया था तो अब 2x हो गया, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट r थी तो अब r-2 हो गई, ठीक है। क्योंकि आफ्टर 5 years, अब आपको ये समझना है कि किसके 5 साल बाद, जब दूसरा लोन लिया गया उसके, कि जब पहला लोन लिया गया था उसके। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जब दूसरा मतलब राशि जब डुअल कर दी गई तब की बात हो रही है, उसके 5 साल बाद, ठीक है। कहा गया टोटल इंटरेस्ट पेड ऑन होल इज 13,600, यानी टोटल इंटरेस्ट जो पे किया जाता है वो 13,600 पे किया जाता है। कहा गया विच इज इक्वल टू सेम व्हेन द फर्स्ट अमाउंट वाज टेकन फॉर 11/3 years, यानी कि कहा गया कि 13,600 रुपये हैं जो वो बराबर हैं, या हम कहें टोटल इंटरेस्ट जो पे हुआ पहले पूरे सिस्टम पे वो 13,600 है, और वो बराबर है अगर हम पहले जितनी राशि ले रहे थे उतनी ही राशि 11 से ही 1/3 वर्षों के लिए R% पे लेते। तो आपसे कहा गया
टोटल लोन कितना लिया गया था इनिशियली, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी। ध्यान से समझिएगा, कहा गया हम मान लेते हैं कि पहले सर एक्स रुपये लोन लेते थे R% की दर से, ठीक है। अब कहा गया 3 साल बाद की बात हो रही है, यानी 3 साल बाद क्या हो रहा है कि लोन की राशि दोगुनी हो जा रही है, यानी कि 2x राशि और आ जा रही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट R-2% हो जा रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। यानी कि हमसे कहा गया कि सर 3 साल तक तो इतने दाम पे, मतलब 3 साल तक तो R% पे x रुपये लगे हुए थे, 3 फिर से बना दे दीजिए, हाँ 3 साल के लिए x रुपये R% पे लगे हुए थे और अगले 5 साल कहने का मतलब कि ये 2x राशि R-2% की दर से 5 वर्षों के लिए लगी थी, ठीक है। और आपसे कहा गया कि इस पे जो टोटल लोन आता है, मतलब टोटल आपका जो ब्याज आता है, यानी इन दो पूरे सिस्टम पे पहली राशि और दूसरी राशि मिला के ये बराबर है, अगर पहली साल को हम 11 सही 1/3 वर्षों के लिए लें, यानी कि x को R% की दर से 11 सही 1/3 वर्षों के लिए अगर हम लें तो इतना ही ब्याज मिलेगा, समझ रहे हो। यानी आप कह सकते हैं, फिर से समझिएगा कि x को R% की दर से 3 वर्षों के लिए लिया गया, फिर 3 वर्ष बाद क्या किया गया, राशि दुगनी ले ली गई यानी 2x हो गई, राशि 2x हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% कम हो गया यानी R-2 हो गया, और 5 सालों के बाद यानी 5 साल तक ये सिस्टम चला। अब जो टोटल इंटरेस्ट बन के आ रहा है, यानी ये इंटरेस्ट ये उसके बराबर होता अगर हम x को R% की दर से 11 सही 1/3 वर्षों के लिए लेते, समझ रहे हो। यानी आपको इन दोनों को बराबर कर देना। अब बराबर करेंगे तो यहाँ से कोई वैल्यू निकल के आएगी, वो वैल्यू अभी हम आगे यूज कर लेंगे। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि x पे R% की दर से 3 वर्ष का ब्याज प्लस 2x पे R-2% की दर से 5 वर्ष का ब्याज बराबर x पे R% की दर से 11 सही 1/3 वर्षों का ब्याज। या इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि x राशि पे R% की दर से 11 सही 1/3 वर्ष था, यहाँ 3 वर्ष इसमें से निकल जाएगा, यानी x पे R% की दर से 8 सही 1/3 वर्षों का ब्याज बराबर हो जाएगा 2x पे R-2% की दर से कितने 5 वर्षों के ब्याज के। समझ आ गया, बस काम खत्म हो गया। या ऐसे करते, या आप ऐसे भी लिख सकते थे कि x का 3 वर्ष के लिए R% की ब्याज की, मतलब R% ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज प्लस 2x पे R-2% की दर से 5 वर्ष का ब्याज बराबर x पे R% की दर से 11 सही 1/3 वर्षों का ब्याज। ओवरऑल सॉल्व करने पे यही आता। यानी आप कह रहे हैं x कट गया यहाँ से, आप कहेंगे कि 3 8 24 1 25/3 R, यहाँ से 25/3 हो गया R। आप कहेंगे सर परसेंटेज में आपने ये क्यों नहीं निकाला कि x का R% की दर से 8 सही 1/3 वर्षों का ब्याज कितना होगा। तो आप बटे 100 इधर भी आएगा, बटे 100 इधर, दोनों कट जाएंगे, यानी 25/3 R बराबर हो गया 10 × R-2, ठीक है। या आप कह सकते हैं यहाँ से 5 दूनी 10, 5 पचे 25, यानी आप कह सकते हैं कि 5R/3, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 5R/3 बराबर 2R-4, 2R-4। या हम कह सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा, या हम यहाँ से कह सकते हैं R/3 = 4, यानी R = 12% हो गया। अब R की वैल्यू तो आपसे निकालने को कहीं नहीं गई थी, आपसे कहा गया था कि कितनी राशि है। तो आपसे ये भी तो दिया गया था कि सर अगर हम पहली राशि को 11 सही 1/3 वर्षों के लिए इन्वेस्ट करते R% की दर से तो हमें ब्याज मिलता 13,600 रुपये। यानी R की वैल्यू अब आ गई, तो हम कह सकते हैं कि x को 12% की दर से 11 सही 1/3 वर्षों के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ब्याज 13,600 मिलता है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इतना समझ में आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू होती है, जो प्रिंसिपल होता है वो होता है 100 × SI, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है 13,600, बटे रेट इंटू टाइम, रेट कितना है 12 गुणे टाइम कितना है, 11 सही 1/3, यानी 3 × 33, 1 34/3, 34/3। अब आप देखेंगे 3 से ये कटेगा, 3 चौको 12, 34 चौको 136, 136 से कट के 1 हो जाएगा, यानी ये 100 हो जाएगा। यानी x बराबर हो जाएगा 100 × 100, यानी कि 10,000। समझ आ गया। तो इस प्रश्न को करने में कुछ भी नहीं था, बस आपको इतना समझना था कि x पे 3 वर्ष के लिए R% की दर से ब्याज प्लस 2x पे R-2% से 5 वर्ष का ब्याज बराबर है x पे R% की दर से 11 सही 1/3 वर्षों का ब्याज। उसको आप ऐसे सॉल्व करते, या आप इस 3 वर्ष को इधर सीधे लिए जाते तो हम कह सकते थे कि x पे R% की दर से 3 इधर घट जाता तो 8 सही 1/3 वर्षों का ब्याज बराबर इतने के हो जाएगा। आपने सॉल्व किया, R की वैल्यू आ गई, R की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर ली, तो प्रिंसिपल बराबर होता है 100 × SI अपॉन रेट इंटू टाइम आपने
करके निकाल लिया। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1064। तो आपसे x माइनस वाई के होल स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई। देखिएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब होता कितना है, मैं कहूँगा सर x प्लस वाई ब्रैकेट में त्रिपाठीज फार्मूला यूज कर दो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। ये कब यूज करते हैं, जो हमें x प्लस वाई पता हो, x क्यूब प्लस वाई क्यूब पता हो और x वाई की वैल्यू निकालनी। ये बराबर आपको दिया गया 1064। x प्लस वाई 14 है, 14 से काटेंगे 14 छक्के 84, 14 सत्ते 98, 14 छक्के 84, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी 196 माइनस 3xy इज इक्वल टू 76, यानी कि 3xy बराबर 120, यानी xy बराबर आपका हो गया 40। अब xy बराबर 40, x प्लस वाई बराबर 14, तो x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 4, यहाँ पे पुट कर देंगे 10 माइनस 4 का होल स्क्वायर यानी 36 आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न देखिएगा, कहा गया tan पावर 4x माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ sin पावर 4x प्लस sin स्क्वायर एक्स। देखने में बड़ा सिंपल है, करने में भी सिंपल है, लेकिन आपको अप्रोच समझ आए तो, अदरवाइज आप भटकते रह जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स को अगर हम दाएं साइड में भेज दें तो आपका आ जाएगा tan पावर 4x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बोले तो sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पे आप साइन कॉस में बदल लीजिए, यानी ये लिखा हुआ है साइन पावर अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यानी हमारा यहाँ से हो गया साइन पावर 4x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, साइन पावर 4x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा, और आपको यहाँ से पता है tan पावर 4x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, देखो घेर लिया। अब हमें निकालना क्या है, साइन पावर 4x, इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर एक्स लिख दीजिए और प्लस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे कॉस एक्स आ जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं सेक के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 1 प्लस सेक एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, यही तो हो जाएगा 1 प्लस सेक एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिएगा 1 प्लस सेक एक्स, यानी कि आप लिख सकते हैं 1 प्लस, आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स बराबर tan पावर 4x, तो सेक एक्स बराबर tan स्क्वायर एक्स और अपॉन सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं यहाँ से tan पावर 4x। ठीक है, अब बस खत्म हो गया प्रश्न। आप देखिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, यानी ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स बटे tan पावर 4x, और दोनों की वैल्यू बराबर है, सेक स्क्वायर एक्स बराबर tan पावर 4x है, तो ये कट के आपका आंसर 1 हो गया। समझ में आ गया। मैंने क्या काम किया, मैंने ये सॉल्व करा, हमें पता चल गया साइन पावर 4x की जगह पे हम कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, हमने लिख लिया। अब हमने कॉस को सेक में बदल लिया, तो ये आपका आ गया 1 प्लस सेक एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स अगर tan पावर 4x है तो सेक एक्स हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, हमने पुट कर दिया, तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन tan पावर 4x। और आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स यहाँ से tan पावर 4x के बराबर है, यानी ये दोनों कट गए, आपका आंसर 1 हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू सूट्स फॉर ए टू मेक द इक्वेशन दिस वन इज इक्वल टू 1 ट्रू। अब अगर इसको 1 बनाना है तो आप सीधे कहेंगे कि सर cosec 62 और tan 11 इधर गुणा हो जाए, यानी a की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो ये बराबर हो जाएगा, a बराबर हम लिख सकते हैं cosec 62 इंटू tan 11 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, tan 62 नीचे आ जाएगा, tan 62 इंटू sec 28 इंटू cot 38। ठीक है, आपको पता होगा कि सर cosec 90 माइनस थीटा बराबर होता है sec थीटा, तो cosec 62 को हम लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 28 जो कि हो जाएगा sec 28, तो ये दोनों तो खत्म हो गए। अब आपके पास बचा क्या, आप देखिएगा हम tan 11 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 11, यानी tan 90 माइनस 11 क्या हो जाएगा cot 79 लिख सकते हैं अपॉन, ऐसे tan 62 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 62 कैन बी रिटन एज tan 90 माइनस 38, यानी ये हो जाएगा cot 38 इंटू ये कितना लिखा हुआ है आपका cot, अच्छा ये cot 38 हो गया, और cot 38 ने cot 28, इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 28, यानी ये cot 28 बनेगा और इंटू cot 38।
अब सबको tan में बदल दीजिए, तो आपको पता है कि cot 79 तो नीचे आ जाएगा tan बन के, यानी ये tan में 79 नीचे आ जाएगा, और cot 28 1/cot 28 tan 28 इंटू 1/cot 38 tan 38। तो आपके a की वैल्यू आ गई tan 28 इंटू tan 38 डिवाइडेड बाई tan 79। ये प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसमें कहा गया इन द गिवन फिगर AD इज इक्वल टू 3, DE इज इक्वल टू 4, AB इज इक्वल टू 12, BF इज इक्वल टू 2, FG इज इक्वल टू 6, BC इज इक्वल टू 10। आपको M/N की वैल्यू निकालनी है, जहाँ पे M जो है क्वाड्रिलेटरल FGDE का एरिया है, N जो है ट्रायंगल ABC का एरिया। हालांकि मैंने इसकी अलग वीडियो बना दी है, आप अगर डिटेल में जाना चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे तो समझा ही दे रहा हूँ। AD बराबर 3 दिया गया है, DE बराबर 4 दिया गया है, AD 3 है, ये 4 है, और पूरा 12 दिया गया है, यानी ये आपका हो गया 5। ठीक है, आपको दिया गया FG इज इक्वल टू BF इज इक्वल टू 2, FG इज इक्वल टू 6, और आपको दिया गया BC इज इक्वल टू 10, यानी कि GC कितना हो गया 2, क्योंकि पूरा 10 है तो 2 6 8 और 2 10 हो जाएगा। आपसे कहा गया M/N की वैल्यू निकालनी है। M क्या है? क्वाड्रिलेटरल इसका एरिया। अगर हमें क्वाड्रिलेटरल FGDE का एरिया निकालना है तो हम कह सकते हैं इसकी एरिया बराबर हो जाएगी पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बताना चाहूँगा, इनके बीच के एंगल को थीटा मान लीजिए। अब आगे करिए, अगर आपको क्वाड्रिलेटरल FGDE की एरिया निकालना है तो हम कह सकते हैं इसकी एरिया बराबर हो जाएगी ट्रायंगल BDG की एरिया माइनस ट्रायंगल BEF की एरिया, घटाएंगे वही आएगा। ये M की वैल्यू हो गई, और N की वैल्यू क्या हो जाएगी? N की वैल्यू हो जाएगी, आपसे ट्रायंगल ABC की एरिया पूछी गई है, तो ये हो जाएगी ट्रायंगल ABC की एरिया। आपको पता होगा कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं पता हो और उनके बीच का कोण पता हो तो एरिया होता है हाफ टाइम्स ऑफ BDG की एरिया, यानी कि BDG में BG और इंटू BD, यानी कि 2 6 8 और 9, 8 इंटू 9 इंटू इनके बीच का कोण थीटा है तो साइन थीटा आएगा, माइनस BEF की एरिया ऐसे कितनी हो जाएगी? हाफ इंटू एक भुजा 2 है, एक भुजा 5 है, यानी ये 2 इंटू 5 इंटू इनके बीच का कोण थीटा तो साइन थीटा आ गया। और ABC की वैल्यू कितनी? ABC का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू एक भुजा इसकी 12 है, एक भुजा 10 है, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10 इंटू एंगल थीटा है तो ये साइन थीटा हो जाएगा। अब दोनों को डिवाइड करने को कहा गया था, दोनों का रेशियो लेने को कहा गया था M/N, तो दोनों का रेशियो लेंगे साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 कट गया। आपका ऊपर बच रहा है 72 माइनस 2 पंचे, ऐसे देखिए ऊपर क्या बच रहा है 72 माइनस 2 पंजे 10 बट्टे 120, यानी आपका हो गया 62 बट्टे 120, यानी 31/60 आपका आंसर हो गया। देखिएगा, कहा गया ये कैरेट ऑफ फ्रूट्स कंटेन्स 1 स्पॉइल्ड फ्रूट फॉर एवरी 25 फ्रूट। कहा गया 25 फ्रूट में से एक खराब फ्रूट होता है। ठीक है, 25 फ्रूट के बाद एक खराब फ्रूट होता है। ठीक है, कहा गया कि 60% ऑफ स्पॉइल्ड फ्रूट्स वर सोल्ड, यानी कि 60% सोल्ड किए गए, यानी बेचे गए, सेल किए गए जो खराब थे उसमें से। कहा कि इफ द सेलर हैड सोल्ड 48 स्पॉइल्ड फ्रूट्स देन द नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द कैरेट वर। कहा गया कि अगर वो कुल 48 बेचता है खराब फ्रूट्स में, तो कुल उसके पास कैरेट में कितने फ्रूट्स थे। ठीक है, आप मान लीजिए कि उसके पास अगर 10x खराब फ्रूट थे तो उसने बेचा कितना? 60%, यानी 6x, यानी कि आपका हो गया 6x इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू कितना हो गया? 48, यानी x इज इक्वल टू हो गया 8। अब अगर x इज इक्वल टू 8 हो गया तो आपके पास खराब की संख्या कितनी आ गई? अरे 10x हमने खराब माने थे, x बराबर 8, यानी 80 खराब हो गया। और आपको पता होगा कि हर 25 में एक जो है वो खराब है, तो 25 के कितने होंगे तब 80 मिलेंगे, यानी 25 का 80 गट्ठा होगा तब 80 खराब फल मिलेंगे। अरे एक 25 के ग्रुप में एक खराब होता है, तो ऐसे 80 ग्रुप होंगे तभी तो 80 खराब मिलेगा, यानी कुल कितने फल हो गए खराब सही मिला के? 25 × 80 यानी 2000। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिएगा, कहा गया कि एक फिगर दिया गया, कहा गया इन द गिवन फिगर द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर टू दैट ऑफ स्मॉलेस्ट स्क्वायर। आपको पता होगा लार्जेस्ट स्क्वायर की अगर हम साइड को a माने तो आपको पता होगा कि जो ये सर्किल ड्रा करा गया है इसका डायमीटर कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। डायमीटर कितना हो जाएगा? a। अब अगर डायमीटर a है तो आप कह सकते हैं कि ये भी डायमीटर है, ये भी a हो जाएगा, यानी कि अंदर वाले अगर हम वर्ग की बात करें तो उसका डायमीटर क्या हो जाएगा?
अंदर वाले वर्ग का डायमीटर क्या, डायगोनल क्या हो जाएगा a, यानी उसकी साइड कितनी हो जाएगी, अगर किसी वर्ग के लिए डायगोनल a हो तो उसकी साइड होती है a/√2। ठीक है, यानी आप देख पा रहे होंगे कि अगर एक वर्ग के अंदर एक सर्किल बनाया जाता है फिर उसके अंदर एक वर्ग बनाया जाता है तो उसकी जो भुजा होती है वो 1/√2 टाइम्स हो जाती है। यानी कि ओरिजिनल स्क्वायर अगर ए होता है और अगर उसके अंदर एक सर्किल बना के उसके अंदर स्क्वायर बनाया जाता है तो आप कहते हैं कि भुजा a/√2 टाइम्स हो जाती है। ठीक है, अब दूसरी केस में क्या है, आप ये वाली ओरिजिनल भुजा है, यानी आप ये वाला स्क्वायर आपका ओरिजिनल है। कौन सा वाला, मैंने यहाँ पे एरो गलत लगा दी है, इस वाले वर्ग की बात हो रही है। ठीक है, हाँ ये वाला वर्ग, ठीक है, ये वाला जहाँ पे मैंने एरो लगाई है अब सही है, तो आप कह सकते हैं कि इस वाले वर्ग की भुजा a/√2 हो गई। अब आपको पता था बड़े वाले वर्ग के लिए a थी तो बीच वाले वर्ग के लिए a/√2। सिमिलरली सेम प्रोसेस इसके साथ की गई कि इसके अंदर एक वृत्त खींचा गया, उसके अंदर वर्ग बनाया गया, तो उसकी भुजा जो होगी इस वाली भुजा की 1/√2 टाइम्स हो जाएगी, यानी ये a/2 हो जाएगी। बस काम खत्म हो गया। अब आपसे कहा गया था कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर की एरिया a² अपॉन स्मॉलेस्ट स्क्वायर, यानी कि सबसे छोटा वाला a/2 का स्क्वायर, यानी a²/4। 4 ऊपर चला गया, a² कट गया, यानी अनुपात आ गया 4:1। अगला क्वेश्चन DI है जो कि कैलकुलेटिव है थोड़ा, लेकिन कंपेरेटिवली और क्वेश्चंस की वजह से मैंने इसको इजी ना पाया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहा गया वाटर फ्लोज इनटू अ टैंक ऑफ मतलब दिस लेंथ और विड्थ 180 मीटर लंबाई और 140 मीटर चौड़ाई यानी विड्थ थ्रू अ रेक्टेंगुलर पाइप ऑफ 1.2 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 0.75 मीटर, यानी हम कह सकते हैं 1.2 मीटर बाई 0.75 मीटर एट अ रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट टाइम विल द वाटर राइज बाई 4 मीटर। देखिएगा, एक अगर वाटर टैंक हो, ठीक है, ये इस तरह से कुछ आपका वाटर टैंक है। अब मान लो इसमें h ऊंचाई तक पानी भर जाता है, यानी ये h ऊंचाई है जहाँ तक पानी भर गया, तो पानी का आयतन कुल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे जितनी ऊंचाई तक पानी भरा, यानी हमें पानी कुल कितना चाहिए, कितने आयतन का पानी चाहिए, मतलब कितना आयतन चाहिए पानी का, 180 गुणे 140 तो बेस है और 4 मीटर ऊंचा चाहिए, यानी 180 गुणे 140 गुणे 4 इतना पानी चाहिए। और आपको पता होगा कि अगर इस पाइप से आ रहा है तो एक घंटे में कितना पानी आएगा। अगर मैं बात करूं, आपको पता है कि इस व्यास वाले पाइप से अगर पानी निकलेगा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तो कितना पानी निकलेगा, आप कहेंगे 1.2 गुणे 0.75 और गुणे 1 घंटे में अगर 15 किलोमीटर पानी निकलता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकलता है, तो हम कह सकते हैं 1 मिनट में कितना निकलता होगा, 250 मीटर पर मिनट निकलता होगा, 250 मीटर पर मिनट निकलता होगा। यानी 1 मिनट में इतना पानी निकला तो इतना निकलने में इतने को मतलब ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाले हिस्से से डिवाइड कर देंगे। ये 1 मिनट में निकला पानी की संख्या, ये मतलब वैल्यू है, और ये जितना हमें पानी चाहिए उसकी वैल्यू है। डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएंगे मिनट में। तो आप कहेंगे कि सर ये कितना हो जाएगा, 1 0 यहाँ से हटाइए, 12 कर दीजिए, 4 3 12 हो गया, ठीक है, 3 और फिर ये आपका कितना हो रहा है, 3 से 1 कटा 60 हो गया, ठीक है। 60 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और 80 और ये मतलब 80 का 0 और 140 का 0 ये कट के 4 दे देंगे 25 से कटने के बाद, यानी आपका आंसर आ गया कितना हो गया, 80, यहाँ 80 का 8 बच रहा था, 14 बच रहा था और 4 बच रहा था, यानी आपका हो गया 8 चौको 32 गुणे 14 मिनट, इतना मिनट लगेगा पानी भर। अब आपको चूँकि ऑप्शंस घंटे में दिए गए हैं तो इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए, 4 15, 4 से काटेंगे 8, यानी 8 चौको 32, 112 बटे 15 घंटे लगने वाले हैं, या हम कहें 15 सत्ते 105, सही 7 बटे 15 घंटे। और आपको पता है 1 बटे 15 घंटे 4 मिनट होते हैं, तो 7 बटे 15 घंटे 28 मिनट, यानी 7 घंटे 28 मिनट लगने वाले हैं, ठीक है। आपने कहा सर इतना पानी हमें चाहिए था, 180 गुणे 140 गुणे 4, 1 मिनट में इतना पानी आ रहा है, तो आप कहेंगे कि सर अगर 1 मिनट में इतना पानी आ रहा है तो कुल कितना टाइम लगेगा, टोटल पानी रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाई 1 मिनट में आया हुआ पानी, तो मिनट में आ जाएगा, उसको घंटे में बदल लीजिए। कहा गया ये ट्रेन ट्रेवल्स द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q एट 126 किलोमीटर पर आवर, वाइल इन द अपोजिट डायरेक्शन इट कम्स बैक एट 90 किलोमीटर पर आवर। कहा गया 126 की स्पीड से जाती है, 90 की स्पीड से वापस आती है।
Another train travels the same distance at the average speed of the first train. The time taken by the second train to travel 525 किलोमीटर. कहा गया दूसरी ट्रेन है जो पहली ट्रेन के एवरेज स्पीड से ट्रेवल करती है, तो उसको 525 किलोमीटर जाने में कितने घंटे लगेंगे. आपको पता है 126 से गई और 90 से वापस आई. हम ले सकते हैं कि सर 1260 किलोमीटर अगर दूरी हो तो 1260 गई और 1260 आई, यानी कि 2 गुणे 1260 कुल दूरी हो जाएगी, बटे 1260 को अगर 126 से जाएंगे तो 10 घंटे समय लगेगा, और 1260 को अगर 90 से वापस आएंगे तो 14 घंटे का समय लगेगा. यानी आप कह सकते हैं कि 2520 कुल दूरी है बटे 24 घंटे कुल समय है, तो ये एवरेज आपका निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 105. यानी 105 किलोमीटर प्रति घंटे ट्रेन की गति हो जाएगी दूसरे वाले की, क्योंकि दूसरे वाले की जो गति है वो पहले वाले की एवरेज स्पीड के बराबर. अब 105 की स्पीड से पूछा गया 525 चलने में कितना घंटा लगेगा. आप कहेंगे 525 बटे 105 यानी 5 घंटे. अगला क्वेश्चन डी आई है. अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइजेस ऑफ सम आर्टिकल्स इफ सोल्ड फॉर RS 12 पर आर्टिकल इंस्टेड ऑफ RS 9 पर आर्टिकल इज 150. कहा गया कुछ आर्टिकल्स हैं जिनको अगर 12 रुपये में बेचा जाए और 9 रुपये में बेचा जाए, तो हम मान लेते हैं x आर्टिकल्स हैं, तो 12 रुपये में बेचा जाएगा तो 12x कुल मिलेगा, और 9 रुपये में बेचा जाएगा तो 9x रुपये मिलेंगे. और ये कहा गया कि जो अंतर आता है वो 150 रुपये का आता है, यानी 3x बराबर 150 यानी x बराबर 50. ऐसे कितने आर्टिकल्स हैं 50. अब आपसे कहा गया इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ दीज आर्टिकल्स इज 250, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी है 250, कितने 50 आर्टिकल्स की, यानी एक की क्रय मूल्य कितना हो गया, एक का 5. तो कहा गया कि सेलिंग प्राइस 21 आर्टिकल्स का कितना होना चाहिए ताकि हमें 20% प्रॉफिट मिले. अब आपको पता है 5 रुपये क्रय मूल्य आ गया, क्योंकि 50 वस्तुएं थी और कुल का मतलब क्रय मूल्य दिया गया था 250, यानी एक का हो गया 5. अब अगर 20% का लाभ चाहिए, यानी 1 रुपये का लाभ चाहिए, यानी हमें टोटल 6 रुपये में बेचना पड़ेगा एक वस्तु को 20% का लाभ लेने के लिए. तो पूछा गया 21 वस्तुओं को कितने रुपये में बेचेंगे. अगर एक वस्तु को 6 रुपये में बेचते हैं तो 21 वस्तु को 6 गुणे 21 यानी 126 रुपये में बेचेंगे. अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया इफ द 8 डिजिट नंबर 1A765B12 इज डिविजिबल बाई 72, 2A + 3B की वैल्यू. सबसे इजी क्वेश्चन यही है इस पूरे शिफ्ट में. अब देखिएगा अगर कोई 8 अंकों की संख्या या कितने भी अंकों की संख्या 72 से डिविजिबल है, इट मीन्स नंबर विल बी डिविजिबल बाई 8 एंड 9 एज वेल. 8 से भी डिविजिबल होगी, 9 से भी डिविजिबल होगी, ठीक है. अब देखिएगा अगर कोई संख्या 8 से डिविजिबल होती है तो आपको पता होगा लीस्ट वैल्यू निकालनी है. लीस्ट वैल्यू मतलब सबसे छोटी वैल्यू. अब आपको पता होगा कि अगर कोई संख्या 8 से डिविजिबल है तो लास्ट 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए. अगर लास्ट 3 डिजिट को 8 से काटना है तो b की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं 112 कटता है ना, तो b बराबर 1 हो गया. हमें लीस्ट वैल्यू निकालनी है, सबसे छोटी लेंगे, वैसे तो 5 भी ले सकते थे, ठीक है. अब देखिएगा अब 8 से तो डिविजिबल हो गई, क्योंकि 8 से डिविजिबिलिटी का रूल ही है, यह है कि किसी संख्या के लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से कटते हैं तो संख्या कट गई. अब हमें यह संख्या को 9 से भी डिविजिबल करना है. 9 से डिविजिबिलिटी के लिए रूल होता है कि हमें सम ऑफ डिजिट को 9 से डिविजिबल बनाना है. हमारी संख्या क्या बन गई 1A765,112. अब इसका सम ऑफ डिजिट्स निकालिए तो हो गया 2 2 4 5 9 6 15 7 22 1 23 + 1 23 + 1. अब आपको यह भी पता है कि 23 + 1 को अगर 9 से डिविजिबल होना है, a की लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, तो आप कहेंगे a बराबर 4 रख दो. अब आपका a बराबर 4 आ गया, b बराबर 3 आ गया, 2 चौको 8 3 11 आंसर हो गया. अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया 27 पर्सन्स वर्किंग 8 आवर्स अ डे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days. देन इन हाउ मेनी डेज विल 18 पीपल फिनिश द टास्क वर्किंग 9 आवर्स अ डे. आपको पता है M1 D1 27 आदमी 8 घंटे कार्य करते हुए 12 दिन में कार्य करते हैं. अब आदमियों की संख्या कितनी है 18. प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करते हैं 9. तो आपसे पूछा गया डी. खत्म हो गया प्रश्न. तो इसमें कुछ है नहीं है. आप कहेंगे 9 3 27 3 12 36 ये 2 हो गया, यानी डी की वैल्यू आ गई 16. यानी कितने दिन लगने वाले हैं 16 दिन, ठीक है. कहा गया ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, सेक ए बराबर 3 कॉट बी बराबर 4. तो आपसे कॉसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर बी की वैल्यू पूछी गई, ठीक है. अब देखिएगा कि इसमें क्वेश्चन में क्या ही है, ठीक है, लेकिन देखते हैं कि क्या है. अब देखिए आपको पता है सेक ए की वैल्यू, आपको पता है कॉट बी की वैल्यू. हमसे जो क्वेश्चन में कॉसेक ए पूछा गया है, आपको पता है कि अगर सेक ए 3 है तो कॉसेक ए कितना हो जाएगा, ऐसे देखिए कॉसेक ए बराबर होता है, यहाँ से कॉस ए कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सेक ए अगर 3 है तो कॉस ए कितना हो जाएगा 1/2. तो कॉसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं 1/√1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी 1/9. यानी आपका हो गया 3/,
2√2, ये कॉसेक ए की वैल्यू हो गई। अगर हम साइन बी की बात करें, साइन बी की बात करें तो अगर कॉट बी 4 है तो साइन बी कितना हो जाएगा, साइन बी बराबर हो जाएगा, अरे देखो 4/1 यानी कि कॉट बी बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ये हो गया 1 अपॉन कर्ण की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से √17, ठीक है। ऐसे कॉट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर सेक ए 3 है तो tan ए कितना हो जाएगा, अब होता है tan ए बराबर होता है अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1, यानी कि कितना हो जाता है सेक स्क्वायर ए -1 बोले तो अंडर रूट में 9 - 2 यानी कि ये 2√2 हो जाएगा, ठीक है। और देखिएगा, और क्या पूछा, सेक बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको पता है सेक बी कितना होगा, अगर कॉट बी 4 है तो सेक बी कितना हो जाएगा, सेक बी बराबर हो जाएगा, सेक बी होता है 1 अपॉन कॉस बी। कॉस बी क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, आधार है 4 और कर्ण कितना है √17, तो √17 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, √17 ऊपर आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो, कैलकुलेशन करवा रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये आपका कॉसेक स्क्वायर है यानी कि 3 × 9/8 हो गया, प्लस साइन स्क्वायर बी यानी 1/17 हो गया, डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ये यानी कि tan ए 2√2 आया है तो कॉट स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1/8 प्लस सेक स्क्वायर बी यानी कि 17/16। अब इसी को सॉल्व करना है तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 17 × 9 = 153 और 8 161 बटे 8 × 17 तो 8 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा केवल 17 बटे, ये आपको हो गया 16 प्लस 17 8 कितना होता है 136, 136 और 16 152 और बटे यहाँ पे कितना केवल बचेगा 16, ठीक है। अब यहाँ पे जो कट कुट रहा है उसको काटिए और ये 2 से काट देंगे ये 8 बचेगा, ये 2 से काट देंगे ये कितना बचेगा 2 7 14 और ये 2 से ना काटिए 8 से काटिए, 8 से ही कट रहा है तो सीधे 8 से काट दीजिए, 16 से कट रहा है 16 9 108 दूनी 16, 8 से काटेंगे तो 8 × 9 8 और ये कितना हो जाएगा 8 9 72। अब आपका हो गया 161 दूना 322 बटे समथिंग हो जाएगा, गुणा कर लीजिएगा 19 7 133 19 से, हाँ ये आपका हो जाएगा 322 बटे 323। देखो कितना कैलकुलेशन था इसमें। कहा गया इफ द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड x% इज 24 तो x की वैल्यू पूछी गई। देखो 20% और x% का सक्सेसिव कितना होगा 20 + x - 20x/100, ये आपको दिया गया 24, यानी आप कह सकते हैं 24 इधर चला जाएगा तो ये बचेगा केवल 4, x - x/5 यानी 4x/5 = 4 यानी x बराबर हो जाएगा 5, तो यही आपसे निकालने को कहा गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया इन द गिवन फिगर कॉर्ड्स AD एंड BC इन द सर्कल आर सबटेंडेड टू E एंड F रिस्पेक्टिवली। CDE बराबर आपको दिया गया 85, CDE कहाँ पे ये 85 दिया गया है, ठीक है। और कहा गया DCF दिया गया 94, ठीक है। तो आपसे पूछा गया ABF की वैल्यू और प्लस EAB की वैल्यू, ठीक है। अब देखिएगा अगर ये 85 है तो आपको पता होगा कि ये कितना हो जाएगा, अरे ये 85 है तो ये कितना हो जाएगा 95, तो ये कितना हो जाएगा 85, यानी ये भी 50, ये 85 हो गया और ये 94 हो गया। या आप ऐसे कह सकते थे कि ये आपका एक्सटीरियर एंगल है तो सुदूर स्थित इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। अब आपसे पूछा क्या गया था इन्हीं दोनों का योग, तो 94 85 कितना हो जाएगा 179। कैलकुलेशन का बाप, देखो ये क्वेश्चन देखो, इसमें कहा गया कैलकुलेशन करिए तो करिए। देखो यहाँ पे क्या दिया गया 11/4 - 13/6, हम सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 से, तो आपको हो जाएगा 33 - 26 यानी 7/12 का होल स्क्वायर। 7/12 का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 49/144, 144, ठीक है। और ये लिखा हुआ 9 × 5 = 35 4 39 बटे 9 × 5 = 45 4 49 सॉरी 49/9, इससे भाग करना है इसमें, यानी आप कह सकते हैं सीधे आपका हो जाएगा 49/9 × 144/49, यानी 49 कट के 9 से 144 में भाग हो जाएगा, यानी आपका इसका आंसर आ गया 16, इतने पूरे का आंसर आ गया 16, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए तो ये आपका लिखा हुआ है, इनका पहले प्रोडक्ट निकालिए। तो ये 11 7 77 3 80/11 का गुणा करना है, 5 8 40 4 44/5, ये आपका हो गया 4, ये हो गया 16 यानी ये हो गया 64, इतने की वैल्यू हो गई 64, इतने की, ठीक है। देखिएगा इतने की वैल्यू हो गई 64, यानी 64 में डिवाइड किससे करना है, 7 ही करना है, 7 5 12/7 से, 12/7 से अगर हमें डिवाइड करना है तो आप कहेंगे 64 × 7/12 लिख लो, 4 × 3 = 12
और 4 16 64 यानी 16 सत्ते 112/3 ये लिखा हुआ है। और 112/3 में से 4/3 को घटाना है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4/3 को अगर हम घटाएंगे तो 108/3 यानी ये पूरे की वैल्यू है 36। ठीक है, यानी 36 का स्क्वायर को भाग करना है 16 में, ये 36 आ गया पूरा। और 36 का स्क्वायर यहाँ पे देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, यानी आपको डिवाइड करना था बेसिकली 16/36 का स्क्वायर, यानी 16/36 गुणे 36। 1 4 यहाँ से निकला, 1 4 यहाँ से निकला, ये पूरा गायब हो गया, यानी 1/81 आपका आंसर आ गया। 1/81 आपका आंसर आ गया। ये प्रश्न देखो, कहा गया ABCD इज अ रेगुलर पेंटागन, इट्स साइड्स आर एक्सटेंडेड एज गिवन। ABCD जो है रेगुलर पेंटागन है, तो आपसे कहा गया कि ABC बोले तो ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस 2 EGD कहाँ पे है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, प्लस 3 BAJ कहाँ पे है, ये वाला एंगल, इसका सम बटे 6 करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आपको पता है अगर कोई पेंटागन है तो उसका इंटीरियर एंगल कितना होता है, या पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल कितना होता है। आप कहेंगे पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल होता है 72, क्यों, क्योंकि आप 360/n होता है रेगुलर पॉलीगॉन का, n बराबर 5 हो जाएगा, यानी आपका कोण जो BAJ है वो 72 आ गया। BAJ कितना आ गया, 72। ठीक है, EGD आपको पता है कि ये 72 है, ये 72 है, ये दोनों 144 हो गए, या आप ऐसे करिए 72 ये है तो ये कितना हो जाएगा आपका 108, ये 72 का, ये 72 है, सॉरी हमने BAJ 72 निकाल लिया। हाँ ठीक है, अब EGD निकालना है, आपको पता है ये 72 है, ये 72 है, दोनों मिलके 144, तो ये वाला एंगल कितना हो, कलर चेंज कर दो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, यानी EJD की बात करें तो ये और ये दोनों 72 है, तो 72 144, तो ये कितना हो गया, यानी EGD बराबर कितना हो जाएगा, अरे 180 माइनस 144 यानी ये 36 हो गया। अब आपका कौन सा कोण बच रहा है, BAJ। आपको पता है BAJ तो सीधे कितना है, 72 है, BAJ हो गया, EGD हो गया। ABC कहाँ पे है, आपको पता है ये ABC इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, अगर एक्सटीरियर 72 है तो इंटीरियर कितना हो जाएगा, अरे 180 माइनस 72 यानी 108, यानी ABC की वैल्यू हो गई 108। अब इसी को सॉल्व करना था, तो ये हो गया 108 प्लस 3 गुणे EGD यानी कि 2 गुणे EGD यानी 72 प्लस 3 टाइम्स ऑफ BAJ यानी कि 216, इसको 6 से भाग करेंगे तो ये आपका 6 से भाग करने पर 36 देगा, ये 12 देगा, ये 18 देगा, 18 20 30 और 16 66 आपका, 30 और 36 66 हो गया आपका आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया डिवाइडिंग द अमाउंट 18144 एमंग 3 पीपल ABC इन द रेशियो 3:5:8, तो आपसे पूछा गया B A से कितना ज़्यादा पाता है। आपको पता है B A से कितना ज़्यादा पाता है, 2, कितने में से, अरे ABC का अनुपात 3 5 8 है, तो B A से कितना ज़्यादा पाता है, 2, कितने में से, 8 5 13 3 16 में से, यानी 2/16 हिस्सा ज़्यादा पाता है। कुल रुपया कितना है 18,144, यानी कि हम कह सकते हैं 1/8 हिस्सा, 2/16 को 1/8 कह सकते हैं, यानी 1/8 हिस्सा उसको ज़्यादा मिलेगा, किसका, 18,144 का। डिवाइड करिए तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 छक्का 48, 8 8 64, 2268 रुपये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम DI। देखिएगा, कहा गया सम ऑफ 17 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 289। अगर कॉन्जिक्यूटिव हैं तो आप ऐसे ले सकते हैं, A-8 पहला रहा होगा, A-7, A-6, A-5, A-4, A-3, A-2, A-1 और A, फिर A+1, A+2, A+3, A+4, A+8 लास्ट में, यही 17 संख्याएं रही होंगी। अब अगर इनका मतलब सम 289 है तो सबको जोड़ेंगे तो आपका 17A आएगा, 17A बराबर 289 हो गया, यानी A बराबर हो गया 17, A बराबर 17, और आपको पता है इनका एवरेज क्या हो जाएगा, 17। अब कहा गया सम ऑफ अनदर 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हुज फर्स्ट टर्म इज 5 मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर से। कहा गया अगली मतलब कोई और 10 कॉन्जिक्यूटिव संख्या है जिसकी पहली संख्या इसके एवरेज से 5 ज़्यादा है, यानी कि पहली संख्या यानी फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा दूसरी सीरीज के लिए 22, पहला टर्म कितना हो जाएगा 22। और आपको पता है अगर पहला टर्म 22 हो गया और टर्म्स की संख्या कितनी है, n बराबर दिया गया है 10, ठीक है, और कॉन्जिक्यूटिव नंबर से यानी d की वैल्यू हो गई 1। तो आपसे पूछा गया सम कितना होगा, तो सम बराबर होता है n/2 यानी 10/2 इंटू 2a 22 दूना 44 प्लस n-1 यानी 9 इंटू d यानी कि 1,
यानी आपका हो गया 5 × 44 44 9 53, 5 में 53 का गुणा 265, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन DI से है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है, टफेस्ट शिफ्ट थी, थोड़ा टाइम ज़रूर लगा होगा। मेंस वाले हैं तो एक बार आप इसको ज़रूर देख के जाइएगा, और फिर से अगर टाइम मिलेगा तो एक बार फिर से इसको 13 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और बाकी शिफ्ट में अभी 2 शिफ्ट और बताऊंगा। इन 5 शिफ्टों को तो रट के जाइएगा एकदम, 2-3 बार प्रैक्टिस करके हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करें क्योंकि बहुत इररिलेवेंट चीज़ों में दोस्त फंसे होते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप जहाँ भी शेयर करना है, और चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारी सीरीज, इस सीरीज में मतलब बहुत सारे शिफ्ट बचे हुए हैं और अभी टॉपिक वाइज भी करना है। बाय बाय, टेक केयर।